मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहूँगा ताकि लोगों को प्रैक्टिकल रियलिटी पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज़ डोंट माइंड इट, सर, आई एम जस्ट आई विल आस्किंग। नॉट माइंड एनीथिंग। ओके, पेंशन कितनी होती है? हाँ, तो पेंशन ऐसा होता है कि कई तरीके की पेंशन होती है। एक तो नॉर्मल इंसान अपना फ़ौज की नौकरी ख़त्म करने के बाद जब बाहर जाता है तो उसको सर्विस पेंशन मिलती है। जो एक रेगुलर पेंशन होती है वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के बराबर होती है, 50% ऑफ योर सैलरी ड्रॉन। मंथली? हाँ, जी। मंथली। लेकिन 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन के आसपास की पेंशन आती है आपको। नाउ हेयर आई वुड लाइक टू ऐड डिफरेंट फैक्टर टू इट। एक इंसान है जिसने अपनी लाइफ सिविल में जी है ठीक ठाक, उसको मान लो 100 रुपये सैलरी मिलती थी तो 50 रुपये में वो अपना गुजारा कर सकता है। अब सिमिलरली एक इंसान है फ़ौज में, उसने मान लो वो हेल्दी बाहर आ, हेल्दी इन द सेंस कि उसको कोई चोट नहीं लगी, कोई वॉर में लड़ाई नहीं तो वो बाहर आया, तो उसको वो जो 50 रुपये में लाइफ जीनी पड़ रही है वो उसको एक्चुअल में पे करना पड़ेगा। 80 रुपये कॉस्ट होगी, उसमें वो लाइफ जी पाएगा जो दूसरा बंदा 50 में जी सकता है। दिस इज़ दी कंपैरिजन फैक्टर ऑन अ मोटा मोटा आई एम ट्राइंग टू गिव यू। फिर दूसरी पेंशन टाइप की होती है, जैसे किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है। अब डिसेबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक तो लड़ाई में डिसेबिलिटी हुई जैसे मुझे हुई, तो उसको प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा फैक्टर पेंशन का ज़्यादा मिलता है। 50% जो सर्विस है उसके साथ साथ वॉर इंजरी फैक्टर ऐड हो जाता है। वो मोटा मोटा क्या होता है कि अगर 100 रुपये आपको सैलरी मिल रही है तो 100 रुपये आपको पेंशन मिल जाएगी। ओके। अगर आपको डिसेबिलिटी लड़ाई में नहीं हुई है तब आपको अगर 100 रुपये सैलरी मिल रही है तो 50 रुपये तो मिलेंगे ही सर्विस वाले, इसके साथ आपको 20 रुपये और मिल जाएंगे डिसेबिलिटी के लिए। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा शहीद होगा, ज़रूरी नहीं है हर बंदा वॉर में इंजर्ड होगा, लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विसेज हर बंदा फेस करता है। हर एक फ़ौजी का नी, हर एक फ़ौजी का बैक, हर एक फ़ौजी का वर्टेब्रा, हर एक फ़ौजी, ज़्यादातर फ़ौजियों का हेयरिंग, ज़्यादातर फ़ौजियों का ब्लड प्रेशर ख़राब ही होगा। बड़े कम होते हैं लकी जो बिल्कुल फिट बाहर आते हैं। मेंटल हेल्थ? वेरी गुड पॉइंट। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट बहुत करता है, खासकर आजकल के सरकमस्टांसिस में, सिनेरियो में जहाँ पर हम इंटरकनेक्टेड बहुत हो गए हैं। व्हेन आई से इंटरकनेक्टेड बाय द वर्चू ऑफ connected with internet, social media, telephonic connection. So you are sitting in somewhere, लेह लद्दाख के इलाके में आप किसी पोस्ट पे बैठे हो, ऐसी सिचुएशंस हुई हैं कि एक सिपाही के पिताजी गुजर गए। अब अगर किसी के सिविलियन के पिताजी गुजरे हों, अमेरिका में भी होगा तो फ्लाइट पकड़ के तुरंत आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर उस पोस्ट से उतरने के लिए उसको 2 दिन लगेंगे, और फिर उसका रिलीवर भी जाना चाहिए तभी वो उतर सकता है, खाली छोड़ के नहीं आ सकता। जब तक वो उतर के फ्लाइट पकड़ के घर पहुंचेगा, पिताजी के संस्कार के बाद का 7 दिन भी पूरे हो गए होंगे। नो, दीज आर वेरी वेरी इमोशनल थिंग्स जिसके बारे में कभी कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा इमेजिन ही नहीं किया कि हमारे साथ ऐसे इश्यूज आएंगे। जो आपके बैचमेट्स हैं, जो आपके साथ ग्रेजुएट हुए थे आईएमए से, जो अब भी फौज में एक्टिवली सर्व कर रहे हैं, उनसे क्या बातें होती हैं? जो भी आप ये कह रहे हो, ये सारी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोल्जर्स हैं, ऐसी बातें होती हैं उनके साथ? अक्सर नहीं होती हैं। कारण ये है कि हम ये बातें किसी मकसद से करते हैं ना। कि इट शुड लीड टू अ सोल्यूशन। एग्जैक्टली exactly. अब जो बंदा मान लो कमांड कर रहा है कहीं पे, इस समय मेरे साथ के लोग ब्रिगेडियर हैं तो ब्रिगेड कमांड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उससे नीचे जो सीओ होते हैं, जो यूनिट कमांड करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है इंडियन आर्मी में, क्योंकि उनको 800 850 लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है उनके हाथ में। उनके उनके स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक गलती हो जाए उनकी यूनिट में कहीं पे, करियर भी ख़राब होगा, लाइफ भी ख़राब होगी, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इमेजिन करो, यू आर मैनेजिंग 800 पीपल अंडर यू, और आपको हर एक के ऊपर नज़र रखनी है, आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, आपको अपनी ड्यूटीज़ भी करनी है, आपको जो सीनियर दूसरे और टास्क दे रहे हैं वो भी देनी है, आपने अपनी फैमिली को भी संभालना है। तो कितना स्ट्रेस है। अब इतने स्ट्रेस में आपको कोई अलग से सपोर्ट सिस्टम थोड़ी मिला हुआ है कि भैया सीओ है तो इनको एक काम करते हैं,
चलो 2 लाख की जगह पे 10 लाख दे देते हैं, नॉट पॉसिबल। अब ऐसे स्ट्रेस में अगर आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड में पोस्टेड हो, तो स्ट्रेस ही तो है रीज़न बीपी बढ़ाने का। हाइपरटेंशन का रीज़न क्या है? सर्विस कंडीशंस के कारण हाइपरटेंशन आम चीज़ हो जाती है। लेकिन अब जो नए रूल फौज ने बनाए हैं रिसेंटली इस गवर्नमेंट के अंडर, उसमें हाइपरटेंशन को माना जाता है कि बहाने मार रहा है डिसेबिलिटी के लिए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फैक्ट विच आई एम शेयरिंग ओपनली कि डिसेबिलिटी को बहुत लोगों ने इस नज़रिए से देखा है फ़ौज में, क्योंकि मैंने आपको बताया डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, तो डिसेबिलिटी पेंशन जो नॉर्मल पेंशन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो लोग ये बोलते हैं कि फ़ौजी जो है डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए बहाने मारता है। एक्चुअल में फ़ैक्ट ये नहीं है, फैक्ट उल्टा है। डिसेबिलिटी किसी ना किसी तरीके की फ़ौज में बिकॉज ऑफ सर्विस कंडीशन आ ही जाती है। आर्टिलरी के जो ऑफिसर हैं, जब बोफोर्स गन चलती है ना, अगर वो एक एमुनेशन 300 मीटर के दायरे को बंदों को मार सकता है, इमेजिन करो कि कितना साउंड इफेक्ट होता होगा जब वो गन चल रही है। अब आप लाउड म्यूज़िक में अपने आप को बिठा दो आधा घंटा, तो आपके कान झनाने लग जाते हैं। जो कंटिन्यूसली ऐसी फायरिंग में एक्सपोज हो रहे हैं उनके कान खराब होंगे ही होंगे। टिनिटस जो है हाई फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस, जो मेरे को भी है, जैसे उसमें ये होता है जैसे कि झिंगुर बज रहे हैं 24 घंटे आपके कान में, और वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा उसमें, आर्टिलरी ऑफिसर जो है। अब हियरिंग लॉस है उसके कारण। अब हियरिंग लॉस मान लो अगर उसको ये सर्विस कंडीशन के कारण मिला, तो ही कांट एक्सेप्ट इट एज ए मेडिकल कंडीशन, बिकॉज अगर वो मेडिकल कंडीशन में हियरिंग लॉस पकड़ा जाए और उसको मेडिकली नोट में डाल दिया जाए कि आपको हियरिंग लॉस है, तो ही इज़ नॉट इन अ परफेक्ट मेडिकल हेल्थ शेप। इफ़ ही इज़ नॉट इन परफेक्ट मेडिकल हेल्थ शेप, उसका अगला जो प्रमोशन है वो इम्पैक्ट हो सकता है। अब जिस बंदे ने सर्विस करी है, जिसने मेहनत करी है, ऑब्वियसली ही विल लुक अप टू प्रमोशन। तो वो क्या करेगा? अगर उसको प्रॉब्लम है भी, वो प्रॉब्लम को बताएगा नहीं, छुपा के रखेगा ताकि उसकी प्रमोशन ना इम्पैक्ट हो। तो ये डिसेबिलिटी फील हो रही है या प्रॉब्लम प्रमोशन के कारण उसको ये करना पड़ रहा है? हाउ विल नॉट डू इट? मैं बोल रहा हूँ कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अग्निवीर को एक्सेप्ट किया है, जिसको आप वो दोबारा से रीएवैल्यूएट करने लगे हुए हैं, वो इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि एज ए सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी you have to say yes to your boss. With this same connotation, a CEO or any officer who is facing such challenges will not be saying no कि भैया मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, और उसको वो प्रमोशन के कारण करियर तो ग्रोथ सभी को चाहिए, अपने आप को फील करेगा कि मुझे नहीं हुई है डिसेबिलिटी, बल्कि डिसेबिलिटी है, तो इट इज़ एक्चुअली अ रिवर्स फीलिंग। अब उसी बंदे का मान लो आने वाले टाइम में वो ब्रिगेडियर बन जाए, प्रमोशन अब नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो एक तरीके से मेडिकली फिट नहीं है। नहीं, मेडिकली फिट रख के उसने अपने आप को ब्रिगेडियर तक ले आया, मान लो फीन करके कि मैं मेडिकली फिट हूँ। उसके बाद इट्स अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। जो ब्रिगेडियर है वो सारे के सारे मेजर जनरल नहीं बनेंगे। मान लो 10 ब्रिगेडियर हैं, 10 में से 2 मेजर जनरल बनेंगे, तो 8 जो हैं वो ब्रिगेडियर पे रिटायर हो जाएंगे। अब 8 जो ब्रिगेडियर पे रिटायर हो जाएंगे वो प्रॉब्लम से तो जी रहे हैं। अब उनको क्या होगा? करियर ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा सा अनहैप्पीनेस आएगी कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अब जब अनहैप्पीनेस बढ़ेगी तब उनकी स्पिरिचुअल रियलिटी भी शुरू हो जाती है। इट्स अ फैक्ट। देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार लाइफ में और कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है। हैप्पीनेस इज़ बेसिकली टू स्टे हैप्पी इनसाइड। करियर बढ़े या ना बढ़े उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे होंगे, उनको ये भी लगेगा कि यार बताओ, मेरे को जब मिल नहीं रहा आगे, तो मैं अपनी डिसेबिलिटी को छुपा के क्यों रखूं? तो वो क्या करेगा? अगली बार जब मेडिकल कराने जाएगा तो बोलेगा कि हाँ मेरे को है ये डिसेबिलिटी, बोर्ड में लिख दिया जाएगा कि इसको डिसेबिलिटी है। अब ये मॉरली इनकरेक्ट है। डिसेबिलिटी नहीं फील हो रही है, मॉरल फीलिंग हो रही है, क्योंकि जब आपको प्रमोशन लेनी है तब तो आप अपने आप को छुपा के रख रहे हो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब आपको पता है कि प्रमोशन नहीं मिल सकती या मेरा अब करियर ख़त्म हो गया, जैसे
General Deepak, I am taking the name deliberately because nobody takes his name. He was the first artillery officer, जो मतलब नॉट फर्स्ट आर्टलरी ऑफिसर, लेकिन आर्टलरी ऑफिसर थे जो चीफ बने थे. जब वो रिटायर हुए तब उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी ले ली. उससे पहले वो शेप 1 में ऊपर चलते रहे कि मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरा हियरिंग लॉस तो है ही, आर्टलरी ऑफिसर है, तो डिसेबिलिटी लेके डिसेबिलिटी पेंशन ले ली. अब जब शुरुआत ही चीफ लेवल के बंदे ने ऐसी कर दी तो नीचे वाले बंदों को तो आएगा कि यार मैं भी ऐसे ही करता हूँ, चलो मेरा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि 50 रुपये की जगह पे मेरे को 20 रुपये भी फालतू मिलेंगे तो मेरा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी सी आएगी. क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि नॉर्मल 50 रुपये वाला बंदा भी अगर बाहर आके सर्विस दूसरे किसी गवर्नमेंट सर्विस के साथ अपने आप को कंपेयर करेगा तो उसको 50 रुपये में गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी होगी कि उसको 70-80 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे. सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है इतना बढ़िया. तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो में आप उसको एम्पैथाइज नहीं कर सकते फौजी को. फिर ब्लेम क्या होता है कि ये तो फौजी है, ऊपर से इसने मॉरल अपनी टर्पिट्यूड दिखाया. यार आप उसको इधर से भी बांध रहे हो, उधर से भी बांध रहे हो, और फिर चाह रहे हो कि कल को जाके लड़ाई भी लड़े और मर भी जाए मेरे लिए. और उसकी विडो जो आए अगर कार्ड लेके, तो मैं उसको ट्रीटमेंट भी ना करूँ क्योंकि तेरे पास आधार कार्ड नहीं है. दैट इज़ वाई आई से कि फ़ौजी की वैल्यू जो है ना सिर्फ लड़ाई तक ही है, उसके बाद भूल जाते हैं सब. भगवान और जवान तभी याद आता है जब मुसीबत होती है, उसके बाद तू कौन मैं खाम का. सर जितनी भी बातें आप अब कह रहे हो, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ बिल्कुल सोल्यूशन है. अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम एवरीथिंग आई हर्ड, ये बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें लिस्ट किया गया और हर प्रॉब्लम में घुसकर एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. आई थिंक जो डिसेबिलिटी वाला इलाके की प्रॉब्लम है ना, उसका कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है अगर हम उसको प्रॉब्लम के एंगल से होम्योपैथिक वाले तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर आप एलोपैथिक तरीके से सॉल्व करोगे तो आप ऊपर की 10 चीज़ों को सॉल्व करते रहोगे, जो हो रहा है आजकल. अब मेरा ये, हमने बात करी कि उसको मैनेज किया गया डिसेबिलिटी को ताकि मैं प्रमोशन ले सकूं. प्रमोशन पॉलिसी मुझे बोलती है कि आपको फिट होना, शेप 1 होना ज़रूरी है. अगर मैं नहीं हूँ तो आगे अगला प्रमोशन नहीं मिल सकता मुझे. तो प्रमोशन पॉलिसी किसके बेसिस पे बननी चाहिए कि आप एक्चुअल में लीड करने वाले या कमांड करने वाले जिस भी लेवल की प्रमोशन है उसके लायक हो कि नहीं हो. ना माय क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं मैनेज करके अपनी उसी डिसेबिलिटी को उस लेवल के अपने कॉम्पिटेंस को दिखा सकता हूँ, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर जिसको मैं मैनेज कर रहा था इट इज़ नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, इसका फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए. तो जब इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तो ये प्रमोशन पॉलिसी में कंसिडर नहीं होना चाहिए. आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ. तो दैट मीन्स दी प्रमोशन पॉलिसीज़ को अगर हम मेंड करें, जो एक आपने स्टीरियोटिपिकल वो बना रखी है कि शेप 1 ही होना चाहिए. मैं कह रहा हूँ कि अगर एक चीफ कमांड करके चला गया इंडियन आर्मी को जिसको हियरिंग ट्रबल थी, तो दैट मीन्स हियरिंग ट्रबल इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल फॉर कमांडिंग अ चीफ ऑफ, मतलब आर्मी, कमांडिंग आर्मी ऑफ अ कंट्री. सो वाई आर यू बॉदर्ड अबाउट इट? You should overlook it or you should be liberal in such things.